आप सब अच्छे होंगे। आज 1 फरवरी है। आज का हम द हिंदू का एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, या फिर यूपीएससी सीएससी, या फिर स्टेट पीसीएस, या फिर और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर आपको किसी डिबेट में जाना है, या फिर मतलब अपने ओन नॉलेज के लिए, ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चाहे मेरे पिछले सारे सेशंस हों, आप पूरे देख लीजिए। आपको मैं एक एक लाइन द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल का हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत आता है, क्योंकि द हिंदू टफ वर्ड यूज़ करता है और आप लोग 2-3 घंटा एडिटोरियल में ही लगा देते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबा दो, क्योंकि मैं डेली का वीडियो चढ़ाता हूँ। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ जिसको भी समझ में आ रहा है कम से कम सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे। और एक काम करना, जो भी वीडियो देख रहा है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा लेक्चर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको आर्गुमेंट लिखने में भी ये हेल्प करेगा, आंसर राइटिंग हर चीज़ में हेल्प करेगा। ठीक है, और एक नोटबुक लेके बैठना, मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, आप उनको नोट करते जाना। और मैं आपको अलग से भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी वर्ड मीनिंग्स के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आर्टिकल है सोलर एनर्जी इज़ नॉट बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। तो ये सोलर एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती है कि मतलब जो सोलर एनर्जी है उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चाहिए, या फिर कोई और ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम लोग सोलर, जो मतलब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, हम वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो मतलब आज का जो आर्टिकल है ये इसी पे बेस है कि क्या जो सोलर एनर्जी है वो क्या बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, इंडिया के लिए। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये आर्टिकल लिखा हुआ है आपने एनर्जी इकोनॉमिस्ट ने, उनका नाम है वी रंगानाथम। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर से मैं मार्क कर लूँगा जिसको मैं अभी आपको, जिस लाइन को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो मतलब आर्टिकल्स तो आपको समझा देंगे कि आर्टिकल में क्या लिखा है, लेकिन आर्टिकल को पढ़ना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, वो तो बताएंगे नहीं। पूरी रामायण तो बता देंगे, ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक एक लाइन लिखा क्या हुआ है, पढ़ना कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, वो कौन समझेगा। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस आर्टिकल का, इस न्यूज़पेपर का। एक बार मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके खुद पढ़ना, आप 2-3 मिनट में ही इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनर्जी कॉनड्रम, December 15, 2022, expressing caution about the country's bubbling enthusiasm in the climate change agenda while going on whole hog on solar energy is timely but spartan। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि जो दो हिंदू आर्टिकल आया था December 15 में। ठीक है, अब एक वर्ड मीनिंग लिख दीजिए आप। मीनिंग है कोनोंड्रम। ठीक है, कोनोंड्रम का मतलब होता है पजल, पहेली। तो ये किस पे आया था, जो मतलब एनर्जी की जो पहेली है, जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या किया था उन्होंने, कॉशन एक्सप्रेस किए थे, मतलब कुछ लिमिटेशन बताई थी कि, या फिर कुछ वार्निंग दी थी अबाउट द कंट्रीज़ बबलिंग एंथुसिज्म। बबलिंग का मतलब होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्साह से जो कंट्री काम कर रही है इन द क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बाय गोइंग ऑन दी होल हॉग। होल हॉग, हॉग का मतलब क्या होता है कि टू टेक और यूज़ मोर देन नेसेसरी, मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना, जितनी उसकी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा यूज़ करना। ऑन सोलर एनर्जी इज़ टाइमली बट स्पार्टन। तो जो हम लोग मतलब सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टाइमली है, मतलब ठीक तो है, बट स्पार्टन, स्पार्टन मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एंड नीड्स एम्पलीफिकेशन, और उसके लिए एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। Apart from the external pressure that is pushing India more and more into the so-called carbon-limiting renewable path, the Prime Minister's own enthusiasm and support and a simple understanding that solar energy is a free gift from the sun have made identifying what is good for the country difficult। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर तो है, जो बाहर की कंट्रीज़ है वो तो ये बोलती हैं कि आप लोग मतलब कार्बन का यूज़ लिमिट करो और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका यूज़ करो, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद ज़्यादा काफ़ी फोकस करते हैं किस पे, सोलर एनर्जी पे। ठीक है, और वो ये बोलते हैं कि ये गिफ्ट दिया हुआ है हमें, मतलब जो सन से मिलता है। और उन्होंने क्या कर दिया ना, हैव मेड आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ गुड फॉर द कंट्री डिफिकल्ट। उन्होंने ये मतलब मुश्किल कर दिया कंट्री के लिए कि क्या कंट्री के लिए सही है और क्या कंट्री के लिए गलत है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो सोलर सोलर एनर्जी ही बोलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्न ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड इल कंसीव्ड प्रेशर्स। अब वर्ड मीनिंग लिखिए आप। ठीक है,
मिसकंसेप्शन तो आपको पता ही होगा, मतलब किसी गलत फहमी, ठीक है। और इल कंसीव्ड का क्या मतलब होता है, बैडली प्लान्ड और डिजाइंड, ठीक है। और शॉन ऑफ का क्या मतलब होता है, शॉन ऑफ का मतलब होता है अवे, किसी चीज़ से दूर जाना, ठीक है। तो आगे जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है वो क्या बोलता है कि शॉन ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड इल कंसीव्ड प्लेजर्स, मतलब अगर मैं जो मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है या फिर जो बैडली जो प्लान बनाए हुए हैं, अगर मैं उनसे दूर रख के बात करूं, तो वी कैन कंक्लूड दैट सोलर एनर्जी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। तो हम यही बोल सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है ना, अगर हम मिसकंसेप्शन को छोड़ दें, जो गलत फहमी फैलाई हुई है, तो हम यही बोलेंगे कि सोलर एनर्जी है जो बेस्ट सोर्स नहीं है, मतलब बेस्ट ऑप्शन नहीं है इंडिया के लिए। एंड दैट वी आर बेटर ऑफ इन जस्ट रिलाइंग ऑन लार्ज हाइड्रो एंड कोल, मतलब और हमारे लिए यही अच्छा है कि हम जो हाइड्रो है, मतलब जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और जो हमारे कोल्स हैं, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो बेटर ऑप्शन है इंडिया के लिए। नाउ व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस, अब आगे वो बोलता है कि जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है जो सोलर एनर्जी के बारे में फैलाए हुए हैं कि ये बहुत अच्छी है, ये है, फलाना है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे वो आर्टिकल में लिखता है, ठीक है। द फर्स्ट इज द रॉन्ग कंपैरिजन ऑफ सोलर पावर विद कोल इलेक्ट्रिसिटी एट द लोड सेंटर इंस्टेड ऑफ द पिथड। अच्छा, अब लोड सेंटर क्या होते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना हमारे घर में, तो जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं ना हमारे घर में, मतलब जहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक कट हो जाती है, अगर हाई वोल्टेज हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, मतलब एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है लोड सेंटर से, ठीक है। और जो पिथिड है वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो वो जो पहला मिसकंसेप्शन है वो बोलता है कि जो अगर हम, मतलब ये गलत होगा कंपैरिजन करना सोलर पावर का विद कोल इलेक्ट्रिसिटी एट द लोड सेंटर, लोड सेंटर में कंपैरिजन करना गलत होगा, इंस्टेड ऑफ पिथिड विच कास्ट अबाउट हाफ दैट ऑफ द लोड सेंटर, क्योंकि जो पिथिड की कास्ट है ना वो आधी है, मतलब वहाँ पे जो कोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कास्ट है वो आधी है, लेकिन हम लोग तो लोड सेंटर में प्रोड्यूस करते हैं, तो लोड सेंटर में तो ज़्यादा होगी, वहाँ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कंपैरिजन भी गलत है। According to the Central Electricity Authority, which was once the final arbiter in electricity matters, तो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाई वोल्टेज वायर्स इज़ चीपर दैन मूविंग कोल। तो जो हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो क्या बोलती है कि जो कोल है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उनको उसको हाई वोल्टेज वायर्स के थ्रू मूव करना ज़्यादा सस्ता है, इंस्टेड की कोल को मूव करना, मतलब कोल को मूव करना क्या मतलब हुआ, मतलब कोल का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई द रीज़न फॉर स्टार्टिंग नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ड्यूरिंग केसी पंट्स टाइम। इसीलिए हमने क्या एनटीपीसी, मतलब जो बना था हमारा प्रोजेक्ट थर्मल पावर पावर प्रोजेक्ट, वो इसीलिए हमने स्टार्ट किया था ताकि जो जो कास्ट है वो कम से कम की जाए, ठीक है, कोल की जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है। उसके बाद जो सेकंड फ्लॉ इज़ नॉट कंपेयरिंग लाइक विद लाइक, और दूसरी जो गलत फहमी फैलाई जाती है वो ये है कि हम लोग लाइक मतलब एक जैसी चीज़ों को कंपेयर नहीं करते हैं। सोलर इज़ नॉट कंपेयरिंग, मतलब अब सोलर एनर्जी अलग है, कोल एनर्जी अलग है, वो एक जैसे तो है नहीं, इसलिए हमको उनको कंपेयर मतलब नहीं करना चाहिए। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज इंटरमीडिएंट, इंटरमीडिएंट का मीनिंग लिखिए, इंटरमीडिएंट का मतलब होता है नॉट कॉन्टीन्यूस, जो कॉन्टीन्यूस नहीं। अब यार सन निकलेगा तभी तो सोलर एनर्जी मिलेगा, अगर सूरज निकलेगा ही नहीं तो सन एनर्जी मिल सकेगा क्या हमें। एंड कोल एनर्जी इज़ कॉन्टीन्यूस, लेकिन कोल तो एनर्जी तो हमें कॉन्टीन्यूस मिल ही रही है, ठीक है। तो इसलिए इनको कंपेयर करना ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे है ही नहीं। सो यू हैव टू ऐड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बाय बैटरी। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो अब हम सोलर एनर्जी हमें कंटिन्यूस तो मिलती नहीं है, किसी दिन धूप निकलेगा किसी दिन नहीं निकलेगा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन कोल तो हमें कंटिन्यूसली मिलता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमें सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर करके रखना पड़ता है, जिनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें वो कास्ट भी ऐड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटागोनिस्ट ऑफ सोलर पावर विल वांट अस टू ऐड द इन्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ कार्बन टू कोल। अब जो प्रोटागनिस्ट हैं, मतलब जो सपोर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को, वो ये बोलेंगे कि हमें जो इन्वायरमेंट कास्ट है, मतलब जो कार्बन से इन्वायरमेंट हार्म होता है, वो कास्ट भी हमें ऐड करनी चाहिए, ठीक है। किसमें, जो हमारी कोल वाली एनर्जी है उसमें ऐड करनी चाहिए। फॉर इट्स ग्रीन हाउस एमिशंस, जो ग्रीन हाउस एमिशन करता है वो कास्ट भी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बैटरी की कास्ट करिए। वट नाउ द कार्बन मार्केट हैज़ क्रैश्ड एंड इट इज़ इन दैट स्टेट फॉर ईयर्स, वन डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ऐड इट्स मार्केट प्राइस। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, कार्बन मार्केट्स हैं जो वो क्रैश हो चुकी हैं। अब कार्बन मार्केट्स क्या, आप ये पूछोगे कार्बन मार्केट्स क्या होती है ना, जो, अब मैं इसको इंग्लिश में डेफिनेशन बताता हूँ। परमिट रिप्रेजेंटिंग द राइट टू एमिट सेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो क्या करती है ना, लोगों को परमिशन प्रोवाइड करती थी जो पहले ये मार्केट होती थी, कि आप लोग कितना
कार्बन एमिशन कर सकते हो, उनको कार्बन एमिट मतलब कार्बन मार्केट्स बोलते हैं। लेकिन ये अभी क्रैश कोर्स हो चुकी हैं, अभी इनका कोई काम नहीं है। ये पहले होती थी कि आप मतलब इतना ही एमिट करोगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। तो इसीलिए क्या है ना, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जो इन्वायरमेंटल कास्ट है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद द शेडो प्राइस और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ इवन लोअर दैन इट्स मार्केट प्राइस। अब आप बोलोगे शेडो प्राइस क्या है? शेडो प्राइस क्या है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ थिंग हुज रियल वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। मतलब ये वो कास्ट होती है जिसकी हम लोग मतलब रियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। सपोज़ करो आपने कोई ट्री को काटा, तो आप उसको तो बेच दोगे, उसकी लकड़ी को बेच दोगे, उसके पत्तों को बेच दोगे, लेकिन जो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, आप उसकी कास्ट को लगा सकते हो क्या? या फिर जो हमें वो शेल्टर दे रहा था, शेड दे रहा था, उसकी कास्ट आप नहीं लगाओगे ना। तो ये इस वो कास्ट होती है जिसमें सारी कास्ट इंक्लूड हो, मतलब ये ट्रू वैल्यू होती है। और जो ट्रू वैल्यू होती है ना कोल की, वो उसके मार्केट प्राइस से भी कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो हमें माइनिंग से मिलता है, इसलिए उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। सिंस द कॉस्ट ऑफ लेबर इन माइनिंग कैरीज ए शेडो प्राइस ऑफ जीरो। और जो लेबर होती है जो हम मतलब यूज़ करते हैं कार्बन माइनिंग में, उसकी शेडो प्राइस भी ज़ीरो होती है, क्योंकि दे बीइंग अनस्किल्ड वर्कर्स हु वुड बी अनएम्प्लॉयड अदरवाइज। क्योंकि अगर वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो वो वैसे भी अनस्किल्ड वर्कर हैं, कहीं उनको काम मिलेगा नहीं। इसके लिए उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेडो प्राइस लगाने का ज़रूरत नहीं है, एस्टिमेट करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोल सोलर एंड सम कैलकुलेशंस। सम एंटरप्राइजिंग रिसर्चर्स हैव क्वांटिफाइड द कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशंस इन टर्म्स ऑफ डेथ ड्यू टू प्राइवेट पोल्यूशन। तो बहुत सारे ऐसे मतलब रिसर्चर हैं जो ये मानते हैं कि जो कार्बन एमिशन होता है, वो मतलब जो कार्बन एमिशन की कास्ट है उसको इस हिसाब से देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ कर रही है, मतलब पोल्यूशन होने की वजह से, क्योंकि PM2 पोल्यूशन उससे बढ़ रहा है। तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो रिसर्चर हैं वो देखते हैं। इम्प्लिसिटली दे एग्री नॉट टू कंसीडर द ग्रीन हाउस गैसेज कॉस्ट ऑफ कोल। तो वो मतलब इम्प्लिसिटली हो गया, मतलब इनडायरेक्टली विदाउट एनी वर्ड का यूज़ किए बिना वो क्या मतलब एग्री कर रहे हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज जो मतलब रिलीज़ हो रही हैं उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल इशू। क्योंकि जो ग्रीन हाउस वाला इशू है वो तो ग्लोबल इशू है, बट वांट टू कंक्लूड द पार्टिकुलेट एमिशन कॉस्ट ऑफ कार्बन। लेकिन जो कार्बन से एक पोल्यूशन आ रहा है उसको वो कंसीडर कर रहे हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता ही होगा जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती हैं, वो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ग्लोबल इशू है। वो सिर्फ जो कार्बन एमिशन जिससे PM2.5 पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकल इशू है, ठीक है। हियर द नंबर ऑफ डेथ्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए फिगर फॉर द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल लाइफ कैलकुलेटेड फॉर बाय आस्किंग पोटेंशियल विक्टिम्स हाउ मच वुड यू लाइक टू पे टू अवॉइड एन इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी वाई 10% ऑफ योर डेथ ड्यू टू पोल्यूशन दे हैव अराइव्ड एट 1 करोड़। तो अब फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जो हम जितनी भी डेथ हुई हैं उनके जो विक्टिम्स हैं, मतलब जिनके घर में डेथ्स हुई हैं, उनकी वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल लाइफ क्या होते हैं, मतलब जो डेथ की वैल्यू है, मतलब अगर उस बंदे की डेथ नहीं होती तो वो कितना जीता, कितना पैसा कमाता, उस वैल्यू उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल लाइफ। तो फिर वो उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर वो कितनी निकल के आती है, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनको पूछते हैं, वो 1 करोड़ निकल के आती है। उसको भी वो ऐड करते हैं किसकी, जो कोल जनरेशन मतलब पावर कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी, उसमें ऐड करते हैं। दिस कंपेरेबल फिगर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ 1.8 करोड़। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिगर को देखें तो ये 1.8 करोड़ है, लेकिन इंडिया में कितनी है, 1 करोड़। टू स्टार्ट विद हु गेट सच कंपनसेशन एनीवे। सबसे पहली बात यह है कि इतनी ज़्यादा कंपनसेशन किसको दी जाती है, किसी को एक्चुअल में दी जाती है क्या? मतलब ये इतनी सारी कास्ट कोल में ऐड हुई है, अदरवाइज़ कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इतनी महंगी नहीं है, लेकिन उसको इतना मतलब कॉस्टली बना दिया है। दी विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी गॉट ए पेटेंट्स कंपेयर टू दिस फिगर। अच्छा, अब पेटेंट्स का मीनिंग लिखिए। पेटेंट्स का मीनिंग होता है मतलब इतना पैसा देना जो कम हो, मतलब जैसे जब भोपाल गैस की ट्रेजिडी हुई थी ना, जो फैमिली मेम्बर्स थे ना उनको कम पैसा मिला था, ट्रेजिडी का ज़्यादा नहीं मिला था एज़ कम्पेयर टू दिस फिगर। लेकिन यहाँ पे देखा तो 1 करोड़ का कास्ट ऐड कर दिया है। तो हालांकि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है उन पे उस वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे लोगों को कम मिला है। अगर इसकी फ़िगर में हम लोग जो अभी 1 करोड़ की फ़िगर निकाली है वो निकालें, टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल लाइफ दे हैव अडक्टेड 1.64 पर किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कार्बन कॉस्ट एलन। और इस फिगर को कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने क्या किया, 1.64 पर किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो मतलब जो कोल से जनरेट होती है उसमें कॉस्ट ऐड कर दी, ठीक है।
taking along with the coal to load center at a price of 44 per ton and capital cost of coal plants at 8% to 12% per kilowatt hour for new power plants। उसके बाद जो कोस्ट को मतलब जो कोल है उसको लोड सेंटर में लिया जाता है, उसकी कास्ट भी ऐड की, और जो नए प्लांट्स बढ़ रहे हैं उनकी कास्ट जो है वो 8 से 12% कर दी। ठीक है, विद लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर विच इज़ नेवर द केस विद कोल एज दे आर ऑपरेटेड नियर द बेस लोड विद हाई प्लांट लोड फैक्टर्स। ठीक है, तो लेकिन इतनी सारी उन्होंने कास्ट ऐड कर दी जो लोड सेंटर में ले जाने की, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जो कोल है ना वो नियर मतलब जो पास में सेंटर होते हैं वहीं पे लिया जाता है, इसलिए इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की कास्ट ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम लोग उसको जानबूझ के महंगा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैटागरिकली मेड अनवाइएबल। अब अच्छा, कैटागरिकली क्या होता है इसका मीनिंग भी लिखिए आप। कैटेगरिकल का मीनिंग होता है मतलब जानबूझ के उसको क्या किया जा रहा है, अनवाइएबल मतलब यूज़लेस बनाया जा रहा है। ठीक है, जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग उसमें फालतू का कॉस्ट को ऐड कर करके। द सोलर एनर्जी इज़ मेड फाइनेंशियली वाइएबल वाई मिसगाइडिंग द पीपल वाई लिविंग आउट स्टोरेज बैटरी कॉस्ट। लेकिन जो सोलर एनर्जी है ना उसको ज़रूरत मतलब उसको सही बताया जा रहा है, वाइएबल बताया जा रहा है मिसगाइड करके लोगों को, क्योंकि जो बैटरी जो मतलब जो सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाता है उसकी कास्ट भी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं सोलर एनर्जी में। उसके बाद हैंडीकैपिंग इट विद सब्सिडीज़, जो हम लोग सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं सोलर एनर्जी यूज़ करने के लिए उसकी कास्ट को भी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और जो कंसेशंस प्रोवाइड करते हैं मतलब एक्स्ट्रा पैसा देते हैं लोगों को कि आप सोलर एनर्जी यूज़ करो, उसकी कास्ट को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट आर फ्रंट लोडेड बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो उसको खुद लीड करती है मतलब ऐसे प्रोग्राम्स को खुद चलाती है। एंड फोर्सिंग इट ऑन द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को भी बोलती है कि आप सोलर एनर्जी का यूज़ करो। ठीक है, एंड हैप्लस डिस्कॉम्स थ्रू स्टेट पॉलिसी। हैप्लस का मीनिंग क्या होता है आप लिखिए। हैप्लस का मीनिंग होता है मतलब अनब्लेस्ड मतलब गलत तरीके से ऐसा करती है। डिस्कॉम्स हो गया मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उन पे क्या कर रही है वो अननेसेसरली अनब्लेस्ड प्रेशर डाल रही है अपनी स्टेट पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, मतलब जो वो मतलब मेन उनका टारगेट क्या है, सोलर एनर्जी को वो सस्ता बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, और जो कोल एनर्जी है उसकी जानबूझ के उसको महंगा बता रहे हैं, कॉस्टली बता रहे हैं। ठीक है, this is thrust down the throats of clients, discoms and industry is clear from the slow progress so far। तो ये मतलब क्या हो रहा है ना, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना उनकी जो मतलब थ्रस्ट मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो मतलब वो है ना चाहत है ना उसको कम कर रहे हैं। ये हमें किससे पता चल रहा है, इससे क्लियर फ्रॉम दी स्लो प्रोग्रेस सो फार, हमें पता चल रहा है ये जो स्लो प्रोग्रेस हो रही है ना इंडस्ट्री की, दी प्रोग्राम मिसिंग इस टारगेट बाई 40 to 50%। ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्रोग्राम मिस कर रही हैं बाई 40 to 50%। एंड डिस्कॉम्स मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं रीनेजिंग ऑन देयर 25 ईयर पावर परचेज एग्रीमेंट्स। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो रीनेजिंग का मीनिंग लिखिए। रीनेजिंग का मीनिंग होता है छोड़ना मतलब इनकार करना। ठीक है, जो उनके परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनको कंपनीज तोड़ रही हैं ऑन सीइंग लोअर एंड लोअर प्राइजेज इन लेटर बिट्स फॉर अदर। किसको देख के कि उनको पता है कि जो उनको कम से कम प्राइस मिल रहा है अगर वो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं क्योंकि उनको कम बेनिफिट हो रहा है इसीलिए वो क्या कर रहे हैं अपने जो एग्रीमेंट्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, इन सपोर्ट ऑफ हाइड्रो पावर मतलब जो हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना उसके बारे में क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, उसको किस तरह से सपोर्ट किया गया है ये हम लोग देखते हैं। देयर सीम्स टू बी competition engaged on one by the west between India and China and to who does more renewable energy। तो अभी क्या है ना एकदम कंपटीशन चल रहा है किसके बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज़ है जो इंडिया है चाइना है कि कौन ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वी कैन डू मोर रिन्यूएबल एनर्जी इन लार्ज हाइड्रो विच इज़ बोथ लो कार्बन एंड लीस्ट कॉस्ट। हम लोग क्या करते हैं हाइड्रो मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जो कि लो मतलब कार्बन भी प्रोड्यूस नहीं करेगा और जो लीस्ट कास्ट होगा जिसकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा कम होगी। इंडिया इज़ यूटिलाइज्ड ओनली अबाउट 15% ऑफ इस हाइड्रो पोटेंशियल वेयर एज इन यूएस एंड यूरोप हैव यूटिलाइज्ड 90 एंड 98% ऑफ देयर पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली। इंडिया में जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना वो सिर्फ 50% मतलब जितना पानी है ना सिर्फ उसका 50% यूटिलाइज़ करता है इंडिया, बल्कि जो यूएस और चाइना है वो 90 और 98% यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि ये सबसे बढ़िया तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, ये कोल से भी अच्छा
अच्छा है और सोलर एनर्जी से भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ना तो कोई कार्बन एमिशन होता है और इसकी कास्ट भी सबसे कम होती है, लेकिन इंडिया सिर्फ 50% यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल सीम्स टू बी एन इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। तो ये मतलब जो यूटिलाइजेशन होता है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, ये हमें क्या दिखाता है कि किस कंट्री में कितनी सिविल डेवलपमेंट हुई है और कितना एवोल्यूशन, कितना चेंज आया है। वाइल चाइना रिलाइज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इट बैंक्स मोर ऑन कोल एंड हाइड्रो। क्योंकि जो चाइना है वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है कोल के थ्रू, हाइड्रो के थ्रू। दी थ्री जॉर्जिस प्रोजेक्ट ऑन जैंगसी इज़ दी वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो 3 प्रोजेक्ट बने हुए हैं ना जैंगसी पे, वो मतलब वर्ल्ड्स के बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इन इंडिया पावरफुल इन्वायरमेंटली स्टॉप लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑन देयर ट्रैक्स। लेकिन इंडिया में क्या है ना, अगर कोई बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है ना, तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, मतलब जो इन्वायरमेंट को देखते हैं, वो उनको स्टॉप कर देते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मूवमेंट चला के, ठीक है। वन मेजर रीज़न फॉर दिस सिकनेस इज़ दी पावर सेक्टर इज़ ड्यू टू द फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन ए बिग वे। तो इंडिया का मतलब सबसे ज़्यादा जो सिकनेस का कारण है ना, वो सबसे बड़ा क्या है, पावर सेक्टर, ड्यू टू दी फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे ही फोकस कर रहे हैं, ये हमारा पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण है। इट इज़ ए पिटी दैट द एनटीपीसी विच वॉज ए मॉडल थर्मल पावर प्रोड्यूसर meant टू प्रोड्यूस कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पिट हेड इज डूइंग अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इनटू रिन्यूएबल्स। जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, जो सिर्फ कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बना हुआ है, वो क्या कर रहा है ना, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कुछ चेंजेस ला रहा है ताकि वो रिन्यूएबल तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, विच इज़ नॉट इट्स कोर कंपिटेंस। मतलब जो उसका मेन जिसके लिए वो बना गया था ना, वो काम वो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये उसका मेन काम नहीं है, उसका रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी बनाना काम नहीं है, उसका काम क्या है, वो पानी से मतलब कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाए, लेकिन वो रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि उसका मेन फंक्शन नहीं है, विच इज़ नॉट इट्स मोर कॉम्पिटेंस। द प्लेस ओनली वियर सोलर पावर इज़ वाइएबल इन इंडिया इन इट्स यूज़ इन वाटर हीटिंग। तो जो मतलब सोलर एनर्जी का बेस्ट यूज़ है ना, जो इसने आर्टिकल लिखा है, वो ये बोल रहा है कि वो सिर्फ बेस्ट मतलब क्या है, वाटर हीटिंग करने के लिए ही है। एंड इवन दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ब्लॉक ट्रैफिक्स। वो लेकिन वो किस लिए बोल रहा है कि किस लिए हमें सिर्फ सोलर एनर्जी को वाटर हीटिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, वो मतलब सबसे कारगर होगा, क्योंकि जो जो ब्लॉक बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ब्लॉक ट्रॉफिक्स। अब ब्लॉक ट्रॉफिक टैरिफ्स क्या होते हैं, जो वाटर के मतलब मतलब हमें जो मिलता है अपने घर में, क्योंकि जो उसकी कास्ट है ना वो लगातार बढ़ रही है, उसको बोलते हैं ब्लॉक टैरिफ्स, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ब्लॉक टैरिफ्स। इसीलिए हमें सिर्फ जो सोलर एनर्जी ना, उसको सिर्फ हीटिंग के लिए काम करना चाहिए, और जो कोल है ना और हाइड्रो है ना, उसकी हमें कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। तो यार कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, आंसर राइटिंग लिखने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको इसका PDF अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर देना। और मैंने तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन अब आप सिर्फ 5 मिनट में इस आर्टिकल को रीड करना, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी, आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा कुछ होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग आप बेस्ट आंसर लिख पाओगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा किसी से भी डिबेट करने में, क्योंकि हर कोई बोलता है सोलर एनर्जी बेस्ट है, लेकिन ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ पहलू के दो मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो आपको पूरा नॉलेज मिला होगा, दूसरों से आप मतलब अलग फील करोगे। मेरे पूरे सेशंस पिछले वाले भी देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, और आप अच्छा आंसर लिखने में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर समझ आया, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और प्लीज़ यार कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि मेरा मतलब मोटिवेशन बना रहे। ओके, जय हिंद।